लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जी से। इससे पहले कि हम राजेंद्र जी का परिचय दें, लॉकडाउन राइटर की टीम ने अपने आप से हाल ही में एक सवाल किया। किसी भी लेखक की एक आध या दो चार कहानी पढ़ लेने से क्या हम लेखक को जानने लगते हैं? और फिर इस बहस के अंत में हम लोगों ने अपने लिए एक और सवाल पैदा किया कि लेखक को जानने की चाह रखी ही क्यों जाए, क्यों ना सिर्फ कहानी पढ़ी जाए। हाँ, कहानी को जानने की चाह होनी ही चाहिए। हम कहानी पढ़ने का काम कर रहे हैं। यह हो सकता है कि जिस लेखक को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता हो, लेकिन जो कहानी पढ़ रहे हैं उसके बारे में निश्चित ही हम जानते हैं। तो राजेंद्र जी, जिनकी कहानी हिसाब बराबर आज हम पढ़ रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात फेसबुक से हुई। राजेंद्र जी महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से सम्मानित हुए हैं। कहानी विधा के लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार का विष्णुदास भावे पुरस्कार, शब्दनिष्ठा सम्मान जयपुर, आशीर्वाद पुरस्कार मुंबई, कलमकार पुरस्कार नई दिल्ली, गुरुकुल संस्थान का आंतर भारतीय साहित्य पुरस्कार, हिंदी आंदोलन द्वारा हिंदृषि सम्मान, आदि आदि। आज पढ़ रहे हैं उनकी कहानी हिसाब बराबर। अस्पताल शानदार था। काउंटर पर बैठी भला की खूबसूरत नर्स ने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कहा। मैं कैप्सूल लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट से बाहर आते ही एक और काउंटर, नर्सिंग स्टेशन। शीशे के पार्टीशन के पीछे एकदम सफेद झक यूनिफॉर्म में एक और नर्स। चमचम करते हुए मार्बल फर्श पर कदम बढ़ाता मैं उसके पास पहुंचा। चाहे अधिकतम सुविधाएं हों, साफ सफाई, जगमगाहट या सेवा का पेशेवराना अंदाज, शानदार अस्पतालों और सितारा होटलों में कुछ समानताएं अनायास दिखने को मिल जाती हैं। नर्स के चेहरे पर प्रशिक्षण से उपजी मुस्कुराहट थी, लगभग स्वाभाविक जैसी। मिसेस विजयाकांत चौटाला। कुछ ठिठक कर मैंने कहा नहीं, पूछने जैसा कहा। नर्स की उंगलियों ने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हरकत की और फिर बोली, रूम नंबर 304 सर। नर्स ने बाईं ओर के गलियारे की तरफ इशारा भी किया। नर्सिंग स्टेशन बिल्कुल बीच में था। दाईं और बाईं तरफ मरीजों के कमरे। दिन में भी गलियारों में दूधिया बत्ती जल रही थी। अगले कुछ ही क्षणों में मैं वार्ड नंबर 304 के सामने था। मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर मैंने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और भीतर झांका। पलंग के सिरहाने बाईं ओर रखी कुर्सी पर एक नर्स निस्पंद बैठी थी। मैंने रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछा और कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखते ही विजया की आंखों में एक चमक कौंध गई। उसने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। तेरे घर से कोई नहीं आया? बिना किसी भूमिका के मैंने पूछा। कमरे में बड़ी सुखद ठंडक थी। एसी के द्वारा तापमान को बड़े तरीके से सेट किया गया था। गले तक सफेद चादर ओढ़ी हुई विजया का चेहरा कांतिमय था। अमूमन मरीजों के चेहरे मुरझाए हुए देखने की कल्पना करते हुए हम अस्पताल आते हैं। मेरा घर तो कोलकाता में है, 2000 किलोमीटर दूर। अम्मा बाबू की आयु भी कम नहीं। वैसे भी यहां आने में 2 दिन लग जाएंगे। शायद आश्चर्य हुआ था विजया को। शायद ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी उसे। तेरे ससुराल वालों की पूछ रहा हूं। आया कुछ समझ में? मैंने कुड़ते हुए कहा। एक क्षण को हिचकिचाई विजया। क्यों? नर्स तो है यहां 24 आवर्स। जरूरत क्या है 10 लोगों की? व्यर्थ की भीड़। कमरा काफी बड़ा था।
दाईं ओर सोफा कम बेड जैसी कोई चीज थी। मेज, कुर्सी, तिपाइयां, सभी कुछ साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित। आगे चलकर एक दरवाजा था जो कि कमरे से जुड़ा बाथरूम था। विजया के पलंग के एकदम सामने थोड़ी ऊंचाई पर 42 इंच का एलईडी लगा था। टीवी फिल वक्त बंद था, लेकिन उसका रिमोट विजया के तकिए के बगल में रखा था, जो कि इस बात की चुगली कर रहा था कि अस्पताल में अपना अधिकतम समय विजया टीवी देखकर ही व्यतीत कर रही थी। बाईं ओर लगे बटन को दबाकर विजया ने पलंग को सिरहाने से ऊंचा किया। होले से ऊंचा होकर उसने तकिए से पीठ टिका दी। चादर उसने नीचे सरका दी। अब वो पलंग पर अधलेटी और बैठी होने के बीच की अवस्था में थी। चादर सरक जाने से पेट कुछ अतिरिक्त फूला लग रहा था। अस्पताल के गाउन में भी वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके घने लंबे बाल उसके गालों से उतरकर उसकी पीठ और तकिए के बीच अब भी अटखेलियां कर रहे थे। बिलौटी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, पर आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि मैं खुद भी ना सुन सकूं। क्या कहा? विजया की बड़ी बड़ी चमकीली आंखें कटोरियों से बाहर आने को उद्यत हो गई। वो समझ गई थी, कई बार चेहरे का भाव ही पर्याप्त होता है, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। बड़ी सुंदर हो गई है तू। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। सुंदर तो मैं पहले से ही हूं। 3 साल बाद मिल रहा है तो 300 साल बाद नहीं, विजया बोली। मैं सक पकाया। ये गलतफहमी कब से हो गई तुझे? मेरी आवाज अब भी धीमी थी, ताकि सुन लेने की स्थिति में हमला होने पर मुकर सकूं। खैर छोड़, तेरा आईपीएस कैसा है? मेरे हस्बैंड से तुझे इतनी जलन क्यों है? आईपीएस होना कोई अपराध है? 3 साल में कभी जानना चाहा कि मैं कैसी हूं? मेरे पति के बारे में पूछ रहा है, पहले मेरे बारे में तो पूछ। मुझे क्यों जलन होने लगी? पुलिस का रोब मुझे क्यों दिखा रही है? पुलिस वाला है तो क्या गिरफ्तार कर लेगा मुझे? पता नहीं मैं व्यंग्य कर रहा था या भीतर कोई कुंठा सिर उठा रही थी। मुझे लगा विजया मुझ पर झपट पड़ेगी और लंबे नाखूनों से चेहरा नोच लेगी। बिलोटी मैं यूं ही तो नहीं कहता था उसे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों ने कभी पलटकर बात भी नहीं की। वो एक एक शब्द चबाते हुए बोली। बड़ा ग्रुप बनाया था, लॉयंस क्लॉस। वाह, शेर के पंजे, सारी दुनिया से बुराई हटाएंगे। वो सुनीता मटकरी जो बस समाजवाद की बातें करती थी, खुद कैपिटलिस्ट से शादी करके चैन अमन से रह रही है। गौर की और लेनिन की किताबें जरूर सजी हैं उसके ड्राइंग रूम की अलमारी में। और तुम्हारा विवेक अग्रवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 दिन भूखा बैठ गया था कॉलेज में, साल भर की सिविल इंजीनियरिंग में होंडा सिटी में उड़ता फिरता है। उल्टा चोर मैंने कहना चाहा, पर उसके चेहरे के भाव देखकर मैं बोलते बोलते रुक गया। दूसरों की कमियां गिनाने से तो सही नहीं हो जाएगी, तो सिर्फ सुनी सुनाई कह रही है। हमारे लॉयंस क्लॉज के 5 सदस्य जिस जगह और जिस स्थिति में हैं, अपनी अपनी भूमिका श्रेष्ठ तरीके से निभा रहे हैं। जीवन में हम खुद को ही सुधार लें तो दुनिया खुद ही सुधर जाएगी। तू तो बड़ी एक्टिव मेंबर थी लॉयन क्लॉज की, लेकिन सब एक झटके में छोड़कर चले गए। मुझे खूब धोखा दिया तूने। धोखा? धोखा कैसा? नहीं, पहले क्लियर कर दे कि मैं शादी करके चली गई तो इसमें धोखा कहां से आ गया? और तुझे कैसे धोखा दिया? मैं क्या तुझसे शादी करने वाली थी? बिफर पड़ी विजया। वही आवेग, वही कॉलेज के समय का बिंदास अंदाज। अच्छा धीरे बोल, मैं सक पका कर बोला। तेरा हस्बैंड आ गया तो सही में मेरी खटिया खड़ी कर देगा। नहीं आएगा, आश्वस्त स्वर में बोली। नहीं आएगा। सुरेश इलेक्शन ड्यूटी पर है, उसे फुर्सत नहीं।
तेरी तरह जर्नलिस्ट नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर है। जूस पिएगा? शायद उसे लगा कि कुछ ज्यादा कह दिया, शायद उसे कवर करने के लिए जूस की बात की थी। जरूरत थी जूस की, हालांकि पानी से भी काम चल जाता। छोटे फ्रिज से पैक्ड जूस मैंने निकाल लिया। एक सांस में जूस खत्म करके मैं फिर विजया को देखने लगा। मेरा नंबर कहाँ से मिला? तेरी रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ, तेरे आर्टिकल्स भी पढ़ती हूँ। पिछले हफ्ते टीवी पर भी तेरा कवरेज देखा, आत्महत्या करने वाले किसानों पर। रियल ग्रुप की मैगजीन है ना वो, प्रहार। प्रहार में तेरा जो लेख है, जिंदा उम्मीद, और उस लेख में जिस मार्क्स के बंदे विजय सारस्वत का जिक्र है, वो दरअसल तू ही है। समझती नहीं क्या मैं? अब तो बड़ा शेर बनता है। अब कहाँ से ताकत आ गई? कॉलेज में तो बड़ा दब्बू था। दब्बू नहीं, बुज़दिल, मतलब संकोची, मतलब शाई था। मुझे हंसी आ गई। मैं पूछ रहा हूं मेरा नंबर कहां से मिला और तू मेरा नक्शिक वर्णन करने पर तुली है। तेरी रचनाओं के साथ तेरा नंबर, नाम, पता, फोटो सब होता है, इडियट। फिर तेज हो गई थी विजया की आवाज। और दब्बू? दब्बू वाली क्या बात? दब्बू, बुज़दिल और संकोची होने में फर्क नहीं समझती? कमाल है यार, मैंने कहा। तू कौन सा नक्शिक वर्णन का मतलब समझता है? याद रखना, जब कॉलेज में तू फंसा था नेतागिरी के चक्कर में, तो मैंने ही तुझे बचाया था। पुलिस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने मैं तेरे पक्ष में बयान नहीं देती तो रस्टिकेट कर दिया जाता कॉलेज से। कॉलेज से निकल जाता तो चप्पल फटकारते घूम रहा होता, ये मीडिया की धौंस धरी रह जाती। विजया धमकाने के अंदाज में बोली। कैसी धौंस? कुछ कहा भी है मैंने तुझे? एहसान जताने के लिए बुलाया है क्या मुझे? मैंने लगभग हथियार डालते हुए बोला। तो तूने पूछा इतनी देर में कि अस्पताल में क्या कर रही हूं? स्वर शिकायती होता चला जा रहा था। अच्छी भली तो दिख रही है, लग रहा है ब्यूटी पार्लर से निकल कर आई है। मुझे फिर लगा कि अब की वो जरूर मुझ पर झपट पड़ेगी। हमारे लॉयंस क्लॉज की सदस्य सुनीता कहती थी, और शायद ठीक ही कहती थी, कि शादी के बाद लड़की सोबर हो जाती है, जिसका दूसरा मतलब यह होता है कि शादी के बाद लड़की का धैर्य बढ़ जाता है, सहने की क्षमता बढ़ जाती है। विजय ने आधी ओढ़ी हुई चादर को थोड़ा और नीचे की ओर सरकाया। अपने फूले पेट पर हाथ सहलाकर वो मुस्कुराने लगे। ट्विंस है, दोनों लड़कियां। उसने आंखें झुका ली। ममता का एक पूरा का पूरा सागर उस क्षणांश में उसकी आंखों से होकर गुजर गया। फिर अचानक उसकी आवाज सर्द हो गई। पिछली बार भी लड़की ही थी, पर गिरा दी गई। पिछली बार मेरे कुछ समझने से पहले ही टेस्ट वेस्ट हो गया और मेरे समझने तक किस्सा खत्म। मुझे समझने में समय लगा। क्या कह रही है विजया? संपन्न परिवार और खूब पढ़ा लिखा पति, ऐसी बात सोची भी कैसे जा सकती है? संपन्न होने से और पढ़े लिखे होने से इसका संबंध मत बिठा और लेक्चर भी मत दे। तेरे ही आर्टिकल में पढ़ा था कि कितने ही संपन्न राज्यों में कन्याओं की दर घटती जा रही है। 1000 लड़कों पर 800 लड़कियां भी नहीं। तो क्या जानता नहीं कि हमारे देश में लाखों लड़कियां हर साल जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं? मैं अवाक था। विजया कही जा रही थी, सुरेश सीधा है पर परिवार दकियानुसी। सुरेश को छोड़ देना चाहती थी पर नहीं हो सका। अम्मा बाबू आड़े आ गए। पर कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है।
पहले सोचा था फिर इस बार टेस्ट करवा लूंगी, और अगर इस बार कोख में लड़का होगा तो खुद उसे खत्म कर दूंगी, पिछली बेटी का हिसाब चुकाने के लिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? मैंने तीखे स्वर में उसकी बात काटी। पर कोई बात नहीं, सौभाग्य से इस बार 2 लड़कियां हैं। वाह, वह पुलकित थी। जुड़वा लड़कियां, अब हिसाब बराबर हो गया। पूरी तैयारी से आई हूं। उसने तकिए के नीचे से कुछ कागजात निकाले। सुरेश कांत चौटाला के खिलाफ मेरा बयान तैयार है, 3 प्रतियों में है। अब ध्यान से सुन, कल सुबह ऑपरेशन है, सफाई कर दी जाएगी। इससे पहले मुझे कोलकाता मेरे घर पहुंचा दे। फिर जो तुझे अखबार में लिखना है लिख, जो टीवी पर दिखाना है दिखा। पुलिस इसमें क्या कर सकेगी ये भी पता कर लेना। पूरी तैयारी से आई हूं, विजया ने दोहराया। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर कुछ घूंट भरे। देख, मेरे पास आज का ही समय है। कल मेरा हस्बैंड सिर पर सवार हो जाएगा। उसे लड़की नहीं चाहिए, इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी पावर का इस्तेमाल भी। तेरी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, गारंटी लेता हूं, मैं दृढ़ स्वर में बोला। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि तू अपने पति से अलग हो गई है, और मैं देख रही हूं कि भ्रूण हत्या की कोशिश के लिए सस्पेंड आईपीएस ऑफिसर सुरेश कांत चौटाला अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है। जो तूने मुझसे पूछा था ना विजय, वो अब मैं तुझसे पूछता हूं। कॉलेज की सीधी सादी लड़की में इतनी ताकत कहां से आ गई? तुझे डर नहीं लग रहा विजय? डर की कैसी बात? ये पूरी की पूरी नस्ल का सवाल है, लड़की के इस पृथ्वी पर बचे रहने का सवाल है, लड़की के अस्तित्व का सवाल है। और अगर डर है भी तो उन औरतों के लिए है जो मजबूरी में लड़ नहीं पाती, जिनके लिए तेरे जैसे दोस्त नहीं है। हाँफ रही थी विजया। मैं चुप रहा। अगले 5 मिनट में फोन पर व्यस्त रहा। विजया बाथरूम से कपड़े बदलकर लौट आई, अस्पताल के गाउन की जगह सादा सा सलवार सूट। मैं विजया से मुखातिब हुआ। बस 5 मिनट में हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं, टैक्सी आ रही है, फ्लाइट की टिकटें बुक हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में मुंबई, और फिर उसके बाद शाम तक तो कोलकाता में अपने घर में होगी, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। फिर अखबार, मीडिया, पुलिस सब देख लूंगा मैं फिर बोला, सॉरी यार, अब तुझे हम गलत समझते रहे, पर तू इतना बड़ा काम कर रही है, हम सब से ऊंचा उठ गई है तू। तेरी हिम्मत तो हमें भी कुछ करने के लिए मजबूर करेगी। अब की बार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। बड़ी मदद करके दिखा रहा है। विजया के चेहरे का तनाव अब कम हो रहा है और स्वर में शरारत फिर लौट रही है। अब अपने लॉयंस क्लॉज के मेंबर के बीच अपनी डींगे हाकेगा, हाँ, और मेरी बुराई करेगा। चंचल लड़की है, गंभीर रहना इसके बस की बात नहीं। मैंने धीरे से जवाब दिया, वो तूने बचाया था ना रस्टिकेट होने से कॉलेज में, तो आज हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? विजया खिलखिलाकर हंसी। शायद आंख में कुछ पड़ गया था, क्योंकि हंसते हंसते दुपट्टे के छोर से आंख की कोर पोंछने लगी थी। नमस्कार।